हेलो, नमस्ते। मैं लेकर आई हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, यानी जो भी चीज़ें हमारे आसपास में हम दिखाई देती हैं, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें जो भी हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, मैटर होता है। जैसे पेन हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, बेड, टेबल, चेयर, जो भी है वो सब क्या है, मैटर है। इसके अलावा क्या मैटर नहीं है, जैसे कि लाइट, हीट, ये सब मैटर नहीं होता है। या फिर रोना, हंसना, दिस इज नॉट मैटर, यानी कि जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो मैटर नहीं होते हैं। ठीक है। और मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी फिजिकल एस्पेक्ट में मैटर की 3 टाइप्स होते हैं। और भी होते हैं, ठीक है, बट अब की अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो 3 ही पढ़ी है अभी फिलहाल। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि केमिकल एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा मिक्सचर या कंपाउंड क्या होते हैं, वो सारी चीजें। बाकी जो मिक्सचर, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अलावा हमने एक एक्टिविटी भी की थी। एक्टिविटी क्या की थी हमने? हमने जो है सॉल्ट को डिसॉल्व करके देखा था वाटर में। किस लिए? कि जो मैटर है वो हमें दिखाई देता है कि कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस दिखाई देती है, बट एक्चुअल में वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। मैटर का क्या नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। तो आज एक ये वाली एक्टिविटी फिर से परफॉर्म करने जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बीच में क्या होता है, आपस में स्पेस होता है। जिसकी वजह से जब हम उसमें क्या डालते हैं, सॉल्ट, शुगर या कोई भी जो सॉल्यूबल मैटर अगर उसमें डालते हैं, किस में, वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, ये इसमें घुल जाएगा इजिली। बट ये क्या होता है, घुल तो जाता है लेकिन इसका लेवल नहीं इंक्रीज होता है। लेवल वाटर का उतना ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर वाटर में क्या डिजोल्व किया है, शुगर या फिर सॉल्ट डिजोल्व किया हुआ है। तो अगर हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर अगर लेबल देख लें, यहाँ तक है वाटर का लेबल, और इसको ऐड करने के बाद भी वाटर का लेबल उतना का उतना ही रहेगा। पर ऐसा क्यों हुआ कि वाटर का लेबल जो है वो उतना ही रहा? यानी वो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमने उसमें क्या किया है, शुगर ऐड कर दिया है या फिर सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो वो जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो वाटर है इनमें आपस में क्या होता है, बीच में एक दूसरे के बीच में क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं आपस में। उन स्पेसेस में क्या होता है, ये जो हमने सॉल्ट लिया है या फिर दूसरा मैटर कह सकते हो उसे, या शुगर लिया है, जब हमने इसमें डिसॉल्व किया तो ये जो पार्टिकल है वो इसमें क्या हो गए, इसके स्पेसेस में आ गए। किसके? इन जो भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में आपस में स्पेस होगा। उसके स्पेसेस में ये क्या चले जाएंगे, ये इसके पार्टिकल्स उस स्पेसेस में फिक्स हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होता है वो, यानी कि जो स्पेस इसके अंदर ही था ऑलरेडी, उसी में क्या हो गए, वो चले गए। इसकी वजह से उन्होंने और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया। इसी वजह से वाटर का जो लेवल है वो उतने का उतना ही रहा। एक बार फिर से मैं वो एक्टिविटी करके दिखा देती हूँ आपको। मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ये लिया हुआ है मैंने वाटर, और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट। तो इसमें ऐड कर देते हैं हम सॉल्ट। ये लिया हुआ है मैंने सॉल्ट, यानी ये भी एक मैटर है और ये भी एक मैटर है। अब इस मैटर में इसका लेवल आप देख लीजिए, वाटर का लेवल इतना है। ठीक है। अब चाहे तो मैं मार्क भी कर सकती हूँ वाटर लेवल, कि वाटर का जो लेवल है, मतलब हाथ में है तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इतना है। इसके बाद में हम ये इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने ऐड कर दिया है सॉल्ट, और सॉल्ट जैसे ही हमने ऐड किया, अब हम इसको कर देते हैं डिसॉल्व। ठीक है। अब हम जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसका लेवल क्या होना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। किसका? वाटर का। अगर मतलब एक मैटर में दूसरा मैटर ऐड कर रहे हैं तो यानी कि इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये इंक्रीज नहीं होता है। इसका लेवल देखिए उतने का उतना ही रहता है जितना पहले था, सॉल्ट डिसॉल्व करने के बाद भी। तो जैसा हमें दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर वो वैसा नहीं है, स्मूथ नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल नेचर है। और दूसरी चीज क्या इससे प्रूफ होती है, कि जो मैटर है उसमें आपस में ही स्पेसेस होते हैं, मैटर में स्पेसेस होते हैं, और उस स्पेसेस में ही, यानी पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं
उसमें जाके ये जो नमक है वो फिक्स हो गया है, उसमें जाकर वो चला गया है, डिफ्यूज हो गया एक तरह से कह सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें जो है स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस में जो दूसरा मैटर हमने डिसॉल्व किया है वो चला जाता है, जिसकी वजह से उसका लेवल नहीं इंक्रीज करता है, वो वाटर का लेवल उतने का उतना ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेस होता है जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में। ठीक है, आई होप ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियर होगा। अब करते हैं डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये हम कैसे प्रूव करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास में ये क्या है जिसको बोलते हैं अगरबत्ती, सबके घरों में होती है, या फिर इसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक। तो मैंने ली हुई है एक इंसेंस स्टिक। ठीक है, अभी ये क्या है, अभी मैंने इसको जलाया नहीं है, ये ऐसे ही है। तो जब ये ऐसे ही हम देखते हैं तो हम इसके जितने पास होंगे हमें उतनी ज्यादा इसकी स्मेल आएगी। ठीक है, यानी मैं अभी इसके पास में हूं तो मुझे इसकी स्मेल आ रही है, लेकिन मान लो मैं इसको उस रूम के उस कॉर्नर पर जाकर रख दूं तो मुझे इसकी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, उतनी ज्यादा स्मेल नहीं आएगी, आएगी ही नहीं ऑलमोस्ट। अगर मैं कॉर्नर पे रख दूं तो इसकी स्मेल आएगी ही नहीं, लेकिन मेरे हाथ में है तो अभी मुझे पता चल रहा है कि इसकी क्या स्मेल है। ठीक है, तो इसको जलाकर और उधर रख देते हैं कॉर्नर में, और फिर मुझे उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी स्मेल देखने के लिए। ठीक है, कॉर्नर से खुद ही क्या आएगी, जो भी उसकी फ्यूम्स हैं, इसको जलाने के बाद स्टिक को, इसकी फ्यूम्स मेरे पास तक खुद ही आ जाएंगी। क्यों होता है ऐसा, कि जब ये जलाया हुआ नहीं है इंसेंस स्टिक को, तो हम इसके जितने पास जाएंगे तो हमें इसकी स्मेल आएगी, लेकिन जब हम इसको जला देते हैं तो जो भी कहीं भी रख दो रूम में, हम जहां भी खड़े हुए हों रूम में, उसी कॉर्नर पर क्या हो जाएगा, उसी जगह पर हमें इसकी जो है जलने के बाद में स्मेल आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये पार्टिकल्स हैं, यानी यहाँ पर तो ये क्या थे, कोल्ड कंडीशन में है, मतलब यहाँ पर जब स्टिक है यानी कि ये जब मेरे पास में है तो इसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो क्या है, कोल्ड है, कोई हीट नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमने इसको जैसे ही जलाया है स्टिक को, तो क्या हुआ है, ये जलने के बाद में जो इसके पार्टिकल्स हैं उनको क्या मिल गई है, एनर्जी मिल गई है, यानी कि एक तरह से गर्म एनवायरनमेंट यानी कि वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है इसके आसपास में। तो जो पार्टिकल्स है वो गर्म होकर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है। तो जो उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक तरह से क्या करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, यानी वो क्या करेंगे, यहां से मूव करके यानी कि दूर दूर तक स्प्रेड करने लगेंगे, यानी कमरे में फैलने लगेंगे जलाने के बाद में। यानी इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसीलिए तो हमें इसकी स्मेल आ रही है, वरना नहीं आती। ठीक है, और जब जैसे उसको हीट किया, जैसे ही मतलब गर्म एनवायरनमेंट हुआ यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा फास्टली क्या करने लगते हैं, पूरे कमरे में स्प्रेड करने लगते हैं, फैलने लगते हैं। अभी ये ठंडे एनवायरनमेंट में है तो उतनी स्मेल नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिली, पार्टिकल गर्म हुए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं पूरे रूम में, उसकी वजह से पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगेगी। यानी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मूविंग होते हैं मैटर के। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी हम करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हम ले रहे हैं एक बीकर या फिर एक गिलास ले रहे हैं और उसमें हम डाल देते हैं, दो बीकर ले रहे हैं हम, दोनों बीकर में से एक में तो हम डाल रहे हैं इंक और दूसरे बीकर में हम डाल रहे हैं मान लो हनी ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लो मैं इस गिलास के पानी में थोड़ा सा क्या डाल देती हूँ, ब्लू इंक डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने ये ग्लास लिया और हम इसको चलाएंगे नहीं, और मैंने इसमें क्या किया, ब्लू इंक की दो तीन ड्रॉप डाल दी। ठीक है, और दो तीन ड्रॉप डालने के बाद में हम चलाएंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे, इसको बिना हिलाए ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि हमें देखना है कि इसको बिना हिलाए ये कितना टाइम लेगा पूरे पानी में स्प्रेड होने में, इंक जो है वो कितना टाइम लेगी इस पूरे पानी में स्प्रेड होने में। ठीक है, अगर चला देंगे तो अभी हो जाएगी
स्टिर कर देंगे तो अभी हो जाएगी, लेकिन हमें स्टिर नहीं करना है, विदाउट स्टिरिंग करें हम देखेंगे कि कितना टाइम लेगा। अब इसके अलावा क्या करेंगे, अभी मेरे पास में हनी नहीं है, वरना एक गिलास में हनी रख दो और देखो कि कितने घंटों में या फिर कितने दिनों में ये जो इंक है ये इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। ये हमें देखना है किसमें, इस एक्टिविटी में, यानी कि एक्टिविटी जो हमारी सेकंड है। अब होती है हमारी थर्ड एक्टिविटी, यानी हम इसमें ये देख रहे हैं कि कितना टाइम लेते हैं जो पार्टिकल्स हैं, कितने टाइम में मूव करते हैं स्प्रेड होने में विदाउट स्टीयरिंग। अगर हम उसे कोई वो नहीं दे रहे तो वो कितना टाइम ले रहे हैं स्प्रेड करने में दूसरे मैटर में। ठीक है, तो ये हो गया। और ये दो अलग तरह के हमने क्या लिया है, मैटर लिया है, एक में ब्लू इंक ली है और दूसरे में हनी लिया हुआ है। अब परफॉर्म करते हैं हम अपनी थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी में हमें क्या करना है, 2 बीकर लेने हैं या फिर 2 ग्लास ले लो। एक में लेना है कोल्ड वाटर और एक में लेना है हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर में आप क्या करो, जैसे कि हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तो है नहीं, तो हम इंक ले लेते हैं। तो जब हम देखते हैं कि अगर हम कोल्ड वाटर में इंक डाल रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डाली हुई है, तो पता नहीं ये कितना टाइम लेगी इसमें रिजॉल्व होने में बिना हिलाए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहीं पर अगर हम वार्म वाटर ले लें, यानी वार्म वाटर अगर हम इसकी जगह पर ले लें इस बीकर में और उसमें इंक डालें, मैंने लिया है यहाँ पर वार्म वाटर और मैं इसमें डाल रही हूं मान लो रेड इंक। वार्म वाटर लिया हुआ है मैंने और मैं यहां पर डाल रही हूं इंक। तो ये कितना टाइम लेगी इंक जो है डिसॉल्व होने में, यानी इसमें एक चीज है कि जब हम कोल्ड वाटर में क्या डालते हैं, इंक डालते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तो क्या होता है कि जो भी ये जो इंक डाली है हमने वो कोल्ड वाटर में क्या है उतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही हम इसे हॉट वाटर में डालते हैं तो हॉट वाटर में क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इंक है वो किस में डिसॉल्व हो जाएगी, जो भी वाटर है उसमें इजिली डिसॉल्व हो जाती है, किसमें, हॉट वाटर में। क्यों डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि उनको क्या मिल गई है, जो भी स्पेस है, यानी कि मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, इसको मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इन मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, तो वो स्पेस क्या होता है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, मान लो पहले गर्म यानी ठंडे पानी में स्पेस ये था, मॉलिक्यूल के बीच में जो ठंडा पानी था यानी कोल्ड वाटर, उसमें जो स्पेस था वो ये था। लेकिन जैसे ही हमने पानी को गर्म किया यानी कि हॉट वाटर लिया, तो हॉट वाटर में क्या होगा, जो ये स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो हमने इंक डाली है या कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं, वो इजिली क्या करेंगे, इसमें स्पेस में आ जाएंगे, यानी कि इजिली वो डिसॉल्व हो जाएंगे। एक तरह से आप बोल सकते हो इजिली उसका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, ये भी बोल सकते हो। तो यानी कि ये यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि कोल्ड वाटर यानी कि हॉट वाटर में क्या हो रहा है, हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जा रहा है जो भी इंक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये जो हॉट वाटर है उसके जो भी पार्टिकल्स हैं उनका आपस में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। स्पेस इंक्रीज हो जाएगा तो जो भी अदर पार्टिकल, अदर मैटर हमने डिसॉल्व किया है वो इजिली उस स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, यानी उसके लिए इजी होगा। जब स्पेस ज्यादा होता है तो आप इजिली निकल जाते हो और जब स्पेस कम होता है तो निकलने में दिक्कत होती है, टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है, स्पेस की वजह से क्या होगा, वो इजिली डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, आई होप यहां तक जो भी एक्टिविटी की है हम लोगों ने वो क्लियर होगी। तो यहाँ पर जो एक चीज हो रही है, यानी कि इन सब में क्या हो रहा है, एक तरह से जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, यानी कि एक जो भी पार्टिकल है एक मैटर के वो दूसरे पार्टिकल में क्या करे जा रहे हैं, डिफ्यूज करे जा रहे हैं। जैसे कि मान लो हमने क्या लिया, इंक ली, तो इंक के जो पार्टिकल हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वाटर के पार्टिकल में एक तरह से क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं। अब ये डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन अगर हायर है, जैसे कि हमने अभी जो भी स्टिक, इंसेंस स्टिक ली यानी कि अगरबत्ती ली, उसको जलाया, तो जहां पर हमने जलाया
वहां पर क्या हुआ, उसकी फ्यूम्स यानी कि धुआं हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर धुएं की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो धुआं जो है सारे रूम में कैसे स्प्रेड करेगा, क्योंकि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो डिफ्यूज होना स्टार्ट करेगा लोअर साइड में जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। यानी हायर साइड से कहाँ जा रहा है डिफ्यूज होके, लोअर साइड में जा रहा है। तो जो भी सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पर जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है। तो सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो सारी उसमें एक जैसे यानी कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। तो जब आपने देखा होगा, अगर हम रूम बंद कर दें अगरबत्ती लगाकर, तो इनिशियली क्या होगा, जहां पर हमने अगरबत्ती लगाई है वहां पर उसकी जो भी धुआं है वो ज्यादा होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर हम रूम को बंद कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर हम रूम खोलकर देखते हैं तो सारे रूम में जब वो पूरी तरह से बर्न हो चुकी होगी, यानी कि पूरे रूम में जो भी आपको इक्वल ही धुआं दिखाई देगा, ऊपर नीचे कॉर्नर में सब जगह, जब वो पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है धुएं की, वहां से कम साइड में भी क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड कर जाएगा। और अगर रूम में खिड़कियां खुली हुई हैं तो धीरे धीरे उस खिड़की से भी बाहर जाने लगेगा, क्योंकि बाहर तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है ही नहीं। तो हायर साइड से कहां पर जाने लगेगा, वो लोअर साइड में जाने लगेगा। तो ये कहलाता है डिफ्यूजन, यानी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाना कहलाता है डिफ्यूजन। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसा कि हमने बढ़ाया था उसमें भी, अगर हॉट वाटर ले रहे हैं और कोल्ड वाटर ले रहे हैं, तो क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। यानी फास्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। किसकी, डिफ्यूजन की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो वो जल्दी जल्दी स्प्रेड करेंगे, मॉलिक्यूल जो हो यूनिफॉर्मली उतनी ही जल्दी स्प्रेड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एक तरह से क्या हो गई, इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मोशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसकी वजह से जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि मैं अभी स्टेशनरी स्टेट में खड़ी हूं ऐसे, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन जब मैं मोशन करते हैं तो तब क्या होता है, यानी वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, यानी मूवमेंट की वजह से जो होती है। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने अगर वाटर को बॉयल किया है, तो जब वाटर बॉयल होता है, जब उसको हीट करते हैं, जब वो बॉयल होने वाला होता है, तो उसमें से फ्यूम्स बन बन के बाहर जाने लगती हैं। क्यों जाने लगती हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उसके आसपास का और क्या होता है, मॉलिक्यूल का भी, यानी आपने देखा होगा बर्तन के आसपास भी थोड़ी गर्मी गर्मी सी लगने लगती है, गरम गरम फील होने लगता है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है जब हम हीट कर रहे हैं, और हीट करने की वजह से क्या हो रहा है, वो स्प्रेड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जहां पर ज्यादा गर्मी है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो एक तरह से वो प्रोसेस भी क्या कहलाएगी, यानी एक मैटर जो है दूसरे मैटर में क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम क्या कह सकते हैं, यानी कि डिफ्यूजन को बढ़ाएगी। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हीट है, यानी हीट करने पर या गर्म करने पर जो डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाएगा। आई होप ये जो पॉइंट है जो भी हमने पढ़ा वो क्लियर होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैटर की मैंने बताई थी आपकी क्लास में, जो है 3 स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, वहां पर आप देखते हो जैसे कि ये वाली सॉलिड स्टेट है, ठीक है, यहां पर आप देखते हो कि इसको जो है, अभी फिलहाल हम पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं। मान लो हमने 4 लोगों को एक ग्रुप में बिल्कुल ऐसे करके हाथों को बिल्कुल ऐसे चेन बना के एक दूसरे को पकड़ने के लिए बोला, यानी 4 लोगों को ऐसे खड़ा कर दिया है, सबने ऐसे एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है, यानी एक इधर के हाथ में और एक इधर से दूसरे का हाथ लगा हुआ है, यानी इस तरह से जो है 4 लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये हाथ और ये हाथ एकदम क्लोज्ड है, इस तरह से बंद है, ठीक है। फिर हमने एक ग्रुप में एक जगह ऐसा किया कि बिल्कुल हाथ ऐसे क्लोज करके रख दिए,
दूसरी जगह पर हमने क्या किया, यहां से हाथों को क्लोज करवाया है, यानी यहां से तो ये कोहनी से पकड़ के ऐसे खड़े हुए हैं चेन बना के। सेकंड ग्रुप यानी कि 4 लोगों का जो हमने ग्रुप खड़ा किया हुआ है, उसमें क्या है, ऐसे करके हाथ पकड़े हुए हैं। और एक जो थर्ड ग्रुप है उसमें सिर्फ जस्ट ऐसे करके एकदम टच, बिल्कुल हल्का सा ऐसे करके टच करके खड़ा किया हुआ है लोगों को। यानी 3 जगह पर हमने 4-4 लोगों की ग्रुप को खड़ा कर दिया है। एक में हमने बहुत ज्यादा टाइट यानी कि ऐसे करके खड़ा किया हुआ है इधर से दूसरे का, दूसरे में ऐसे करके, और तीसरे वाले सिर्फ टच करके खड़ा किया हुआ है। तो अब एक मान लो एक से हमने बोलना है कि जाकर इन बारी बारी से तीनों जो ग्रुप हैं उनको धक्का मार के आओ। ठीक है, तो जो जिनको जब हमने टाइट से पकड़ा हुआ है उसको भी धक्का मारा, जिसको हमने सिर्फ यहां से पकड़ा हुआ है उसको भी धक्का मारा, और जो थर्ड है जो इसको ऐसे टच करके रखा हुआ है उनको भी धक्का मारा। तो नॉर्मल सी बात है, जो इस तरह से यानी कि हल्का सा जो टच करके रखा हुआ है उनको धक्का मारने पर क्या होगा, वो इजिली बिखर जाएंगे इधर उधर, गिर जाएंगे इधर उधर। ठीक है, लेकिन जिनको हमने ऐसे करके पकड़ा हुआ है उनमें गिर भी सकते हैं और नहीं भी गिर सकते हैं, और जिसमें ऐसे करके बहुत ज्यादा टाइट करके पकड़ा हुआ है उसमें कोई भी नहीं गिरेगा, मतलब इधर उधर हिल सकते हैं बट गिरेगा नहीं कोई भी। पर ऐसा क्यों है, मतलब क्या रीजन है, जिन्होंने ऐसे टाइट करके पकड़ा हुआ है उनको नहीं ऐसे गिरा पा रहे हो, जिन्होंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है उनको गिरा भी पा रहे हो और नहीं भी, और जिन्होंने बस टच ही किया हुआ है तो वो तो गिर ही जाएंगे। तो ये बॉन्डिंग है एक तरह की, कह सकते हो, यानी कि जिनको ऐसे स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखा हुआ है, जैसे कि सॉलिड, सॉलिड के बीच में क्या होती है आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पकड़ जो होती है बहुत ही मजबूत होती है। उस मजबूत पकड़ की वजह से उनको क्या है, तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर लिया हुआ है ये ग्लास, और अगर इस ग्लास को मैं इस चाकू से काटने की कोशिश करूं तो ये चाकू से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको मुझे या तो हथौड़े से या किसी भी ऐसी मतलब ब्लेड, बहुत तेज तरार वाला जो ब्लेड होगा उससे काटना पड़ेगा, वरना इस चाकू से ये ग्लास नहीं कटने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं कटने वाला है ये, मतलब मैं इसको कोशिश करूं इसको काटने की भी तब भी नहीं कटेगा। तो इसका रीजन है कि ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से ऐसे क्लोजली बहुत ज्यादा अटैच हो रखे हैं, यानी बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं एक तरह से बोल सकते हो, यानी जो वो वाले हैं जिन्होंने हमने ऐसे करके बांध रखा था बहुत ज्यादा टाइटली। तो इस वजह से क्या है, इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे बोला जाए कि जैसे ये वाटर है, जो सेकंड वाला ग्रुप मैंने आपको बताया जिन्होंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है, अब मैं इसको अगर चाकू से काटने की कोशिश करूं, इसको तो ये नॉर्मल हाथ से भी कट जाएगा, ऐसे ऐसे करके करके वाटर को काटते हैं तो वो तो हाथ से भी कट जाता है। तो ऐसा क्यों है कि ये हाथ से भी कट जा रहा है लेकिन सॉलिड है वो नहीं कट रहा है, वो चाकू से भी नहीं कट रहा है? तो इसके बीच में क्या होता है, जो वाटर है यानी कि जो लिक्विड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है एक तरह से कह सकते हैं, वो सॉलिड की कंपैरिजन में क्या है, कमजोर है, वीक है। इस वजह से क्या है, जो हमने ऐसे करके पकड़ा हुआ है उनको फिर भी हम गिरा पा रहे हैं, तो उन बॉन्डिंग वीक होने की वजह से उसको गिरा पा रहे हैं। तो ऐसी लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड में उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है आपस में पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या हो रहा है, वो इजिली हाथ से भी कट जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम गैस की बात करें तो गैस को तो हम इजिली ऐसे काट भी, मतलब देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम गैस को भी चाहें तो उसको भी इजिली, बहुत इजिली कट कर सकते हैं। मतलब पानी को तो थोड़ा हल्का सा वो भी लगेगा, बट गैस को तो इजिली, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही है। ओके, तो वहां पर ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके बीच में जो लास्ट वाला थर्ड वाला ग्रुप हमने लिया है जिन्होंने सिर्फ ऐसे करके टच किया हुआ है, यानी बहुत ही नॉर्मल यानी कि बिल्कुल नेग्लेजिबल बॉन्डिंग टाइप की होती है, यानी बहुत दूर दूर होते हैं वो एक दूसरे से, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, तो उनको गिराना एक तरह से क्या हो गया, मुश्किल हो गया। एक वो पढ़ी है ना, वो कहानी पढ़ी थी बचपन में कि एक इकट्ठा, मतलब एकता में बहुत ही शक्ति होती है। तो उसी टाइम में क्या है, जब बहुत आपस में एक दूसरे के पास पास यानी कि सॉलिड है उसमें शक्ति है, एकता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, आप एक दूसरे के बीच में, तो उसकी वजह से उसको काटना तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बहुत ही कम है, आपस में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। जब स्पेस कम होगा, यानी जैसे मैंने बताया एकदम ऐसे ऐसे करके खड़ा कर दिया हमने बिल्कुल यहां से पकड़ के, तो उनके आपस में एक दूसरे के बीच में उस ग्रुप में क्या है, स्पेस बहुत कम है, तो बॉन्डिंग ज्यादा है, जितने पास होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, इस वजह से उसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है,
लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें क्या है, स्पेस जो है थोड़ा ज्यादा है, उसमें हमने यहां से पकड़ के खड़ा किया हुआ है, तो स्पेस थोड़ा ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो उस वजह से जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी वीक हो जाएगी। और जब हम गैसेस की बात करें, यानी कि थर्ड टाइप का जो ग्रुप हमने खड़ा किया हुआ था एसिड टच करने वाला, उसमें क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो स्पेस ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग क्या होगी, वीक हो जाएगी, आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो उतने अच्छे से एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ज्यादा दूरी पे खड़े हुए हैं तो नहीं पकड़ पाएंगे, तो उनको तोड़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर ये सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है उनका भी ये कॉन्सेप्ट है कि जो सॉलिड होते हैं उनका एक चीज तो और है, जो सॉलिड है उसकी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप यानी कि ये मार्कर है तो इसकी एक शेप है, एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है इसका। ठीक है, शेप भी है और एक इसका वजन करेंगे तो एक डेफिनेट वजन भी आएगा, यानी कोई भी सॉलिड ले लो आप, उसका इस तरह से ही आएगा। तो सॉलिड की जो होती है एक डेफिनेट शेप यानी कि फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे कि ये बोर्ड है, इसकी एक फिक्स्ड यानी कि डेफिनेट शेप भी है और एक फिक्स्ड मास भी होगा। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या है, जैसे कि ये वाटर है, तो वाटर को मैंने इस ग्लास में डाला तो ये इसने ग्लास की शेप ले ली, अगर मैं इस वाटर को किसी और बर्तन में डाल दूं तो ये उसकी शेप ले लेगा, किसी बॉटल में डाल दूं तो ये इस बॉटल की शेप ले लेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी को अगर मैंने किसी बॉटल में डाल दिया है तो उसने बॉटल की शेप ले ली है। 1 लीटर ही पानी को अगर मैंने किसी भगोने में डाल दिया है तो उसने भगोने की शेप ले ली है। 1 लीटर पानी को अगर मैंने किसी बीकर में डाल दिया है तो वो बीकर की शेप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी शेप है वो डेफिनेट नहीं है, लिक्विड की जो शेप है वो डेफिनेट यानी कि फिक्स्ड नहीं होती है, उसको जिसमें भी हम डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। लेकिन जो उसका वॉल्यूम है, यानी कि 1 लीटर ही लिया था ना मैंने, तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, यानी कि वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। आई होप इसका भी पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं गैस की। गैस की ना तो शेप फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम। हमें नहीं पता गैस की शेप कैसी है, इस रूम में मान लो यहाँ पर गैस है तो हमें नहीं पता उसकी शेप कैसी है, क्योंकि हम मान लो उसको बलून में फुल करेंगे तो वो बलून की शेप ले लेगा, सिलेंडर में तो सिलेंडर की शेप ले लेगा, उसका क्या वॉल्यूम है, यानी कि जो, तो इसका क्या होता है, ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, अभी मैंने जो डिस्कस किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, यानी कि बीच में जो भी बॉन्डिंग होती है, यानी आपस में एक दूसरे से जितने पास में होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, यानी जितने पास में होंगे उन्हें तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, तो स्पेस कम होता है, इसी वजह से तो स्ट्रॉन्ग हुआ। जब इनके बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है तो आपस में अच्छे से पकड़ पाएंगे, अच्छे से पकड़ पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगी वो स्ट्रांग हो जाएगी, इस वजह से तोड़ना मुश्किल होगा। ऐसे ही मॉडरेट की मैंने बात की थी, यानी दूर दूर होंगे सॉलिड के कंपैरिजन में तो इनको तोड़ना क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, जैसे कि वाटर, इस वजह से उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, मॉडरेट होती है। जब हम बात करें किसकी, गैसेस की, तो गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्या, तो दूर दूर हैं तो वो आपस में क्या है, गैप बहुत ज्यादा है, यानी कि स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है किसमें, गैसेस में। इसकी वजह से उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि एक तरह से क्या हो गया, दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और कम होने की वजह से क्या होता है, उनको इस तरह से इजिली हम वो नहीं कर पाते, यानी कि ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है, और क्या कहते हैं, उनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, वो एक अलग बात हो गई। आई होप यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है किसके बारे में, जो भी मैटर के बारे में, कि मैटर की क्या मतलब प्रॉपर्टीज हैं जो भी हमने पढ़ी हैं, कि मैटर क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ये चीज याद रखना कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसी वजह से जब हम उसमें मैटर को डिसॉल्व करते हैं एक मैटर को, वो उसमें मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कह सकते हैं कि इनके ये 3 तरह के हमने क्या लिए हैं, मैटर लिया है यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो सॉलिड है उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है, और जो गैसेस हैं
उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के कंपैरिजन में और भी कम हो जाती है। आई होप जो भी ये जो हमने पढ़ा है मैटर के बारे में जो सेकंड पार्ट, वो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।